बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, पीपीटी शो हो रही है आपको? शोन अभी नहीं हो रही। जी, अब हो रही है। यस सर, हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, इसमें कॉक्स वेरा के बारे में पढ़ेंगे और जीनो वेरम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल talk about cox vera. Cox vera is a progressive decrease in the angle between the femoral neck and shaft less than 120 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली जो एंगल होता है फिमोरल नेक का शाफ्ट के साथ वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वन नॉर्मली कितना होना चाहिए कि 120 टू 135 तक होना चाहिए नॉर्मल एंगल में। अगर इससे कम होगा तो कन्वेक्सिटी जो होगी यानी कि वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। कॉक्स वेरा इज ऑफन बायलेटरल, यूजुअली ये बायलेटरल होता है। अ प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब, और इसकी वजह से क्या होगा, जो लिम्ब होगा उसकी शॉर्टनिंग होगी। दिखने में ये देखें, ये एक नॉर्मल एंगल है। ठीक है, नॉर्मल एंगल कितना होना चाहिए, 120 टू 135 तक नॉर्मल एंगल है। ठीक है, कॉक्स वेरा में क्या होगा कि ये एंगल कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली जो फीमर है, ठीक है, इसका नेक के साथ जो एंगल है वो कम होगा। ये इस साइड को जाना स्टार्ट कर देगी इस तरह। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एंगल जो होगा लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। अगर 120 डिग्री से कम हो जाए तो उसको कॉक्स वेरा का नाम देते हैं। एपिडेमोलॉजी अब इसकी क्या है। कॉक्स वेरा कंजेनिटल इज रिलेटिवली रेयर। कंजेनिटली अगर प्रेजेंट होगा, बहुत रेयर कंडीशन है कि अगर प्रेजेंट हो। इट्स इंसिडेंस रेंजिंग फ्रॉम 1 पर 13,000 पॉपुलेशन टू 1 पर 25,000 पॉपुलेशन। जो इसकी रेंज है यानी कि जो इसके चांसेस हैं कि कंजेनिटली बाय बर्थ ये वाला जो कॉक्स वेरा वाली जो कंडीशन है ये प्रेजेंट हो सकती है, बहुत रेयर है। 13,000 में से कोई एक, किसी एक में ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। 13,000 लाइव बर्थ में से किसी एक में, या 25,000, यानी कि ये रेंज है 13,000 से लेकर 25,000 तक। ये एक रेंज है जिसमें से यानी कि इतने लाइव बर्थ हो तो उसमें चांसेस है कि किसी एक में हो सकता है। 25,000 में से किसी एक में हो सकता है। बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट सीम्स टू अकर ओनली हाफ एज ऑफन एज यूनिलेटरल इन्वॉल्वमेंट। जो बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होती है वो इतनी कॉमन नहीं है, वो यूजली हाफ में होगी। ठीक है, 50% में बायलेटरल हो सकता है और 50% यूजली यूनिलेटरल होता है। नो क्लियर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें कोई भी अभी तक क्लियर पैटर्न का पता नहीं चला कि कंजेनिटली ये किस तरह इनहेरिट करते हैं, कौन सी जीन है जिसको इनहेरिट करने की वजह से कॉक्स वेरा हो सकता है। अभी तक उसका ये वाला जो इनहेरिटेंस पैटर्न है ये कंफर्म नहीं हुआ। But familial involvement in a number of cases has suggested an autosomal dominant genetic pattern of transmission. Familial involvement यानी कि जिसमें फैमिली में ये वाली प्रॉब्लम रन कर रही है, उनमें देखा गया है कि इन अ नंबर ऑफ केसेस हैज सजेस्टेड, यानी कि ये चांसेस है, ये सजेस्ट हुआ है, यानी कि केसेस को स्टडीज जो हुई हैं उनके मुताबिक ये पता चला है कि ये एक तो ऑटोसोमल डिजीज है और दूसरे नंबर पे डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। डोमिनेंट जेनेटिक पैटर्न की सूरत में ये ट्रांसमिट होती है। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन। आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक में क्या है कि कंजेनिटल, माइल्ड और सीवियर कॉक्स वेरा विद एसोसिएटेड शॉर्ट और ब्रॉड फीमर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि माइल्ड और सीवियर कॉक्स वेरा हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, विद एसोसिएटेड शॉर्ट और ब्रॉड फीमर। इसमें जो फीमर होगी जिस वक्त एंगल कम होगा उससे उसकी शॉर्टनिंग होगी। ठीक है, और बोइंग होता है यानी कि झुकना। ठीक है, और इसमें ब्रॉड फीमर होगी। डेवलपमेंटल, कंजेनिटल के बाद डेवलपमेंटल हो सकती है प्रॉब्लम। प्रोग्रेसिव, यूजुअली अपीयरिंग बिटवीन द एज ऑफ 2 and 6 ईयर। जो डेवलपमेंटल कॉक्स वेरा है ये
अगर तो किसी को कॉक्स वगैरह होना स्टार्ट हो गया तो ये प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे इंक्रीज होगा। यूजुअली अपियरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 6 ईयर, ये 2 से 6 साल की उम्र के दरमियान यूजुअली होता है, ठीक है। इस एज ग्रुप के दरमियान ये ज़्यादा कॉमन है। रेचिटिक यूजुअली एसोसिएटेड विद एक्टिव रिकेट्स, जो रेचिटिक है ये एक्टिव रिकेट के साथ एसोसिएटेड है। एडोलेसेंट सेकेंडरी टू स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस, जो फेमोरल एपिफाइसिस है अगर वो स्लिप हो गया, एपिफाइसियल प्लेट होती है जहाँ से बोन जो होती है वो ग्रो होके बोन की लेंथ के अंदर इजाफा होता है, ठीक है। अगर वो वाली जो एपिफाइशियल प्लेट है वो अगर स्लिप हो जाए तो उसकी वजह से एडोलेसेंट के अंदर कॉक्सवेरा की जो कंडीशन है वो हो सकती है। उसके बाद ट्रॉमेटिक, यूजुअली फॉलोइंग फ्रैक्चर ऑफ द फेमोरल नेक, फेमोरल नेक का जिसमें फ्रैक्चर हो उसके अंदर कॉक्सवेरा होने के चांसेस होते हैं। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी में क्या है कि सेकेंडरी टू ट्यूबरकुलोसिस और अदर इन्फेक्शन, यानी कि बोन की ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, बोन की टीबी की बात कर रहे हैं कि बोन की टीबी के अंदर कॉक्स वगैरह के चांसेस जो होते हैं वो हो सकते हैं। उसके अलावा बोन की जो दूसरी इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसके अंदर कॉक्स वगैरह के चांसेस हैं वो हो सकते हैं। सेकेंडरी टू अदर अंडरलाइंग बोन डिजीजेस सच एज, इसके अलावा इन्फेक्शन यानी कि बोन की इन्फेक्शन के अलावा जो बोन की दूसरी डिजीजेस हैं उनकी वजह से भी कॉक्स वगैरह हो सकता है। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, अगर बोन जो है वो प्रॉपरली डेवलप ना हो रही हो, ठीक है। क्रिटिनिज्म में हो सकता है। डिस्कॉन्ट्रोप्लेशिया, जिसमें जो कार्टिलेज है वो प्रॉपरली डेवलप ना हो रही हो, ठीक है, प्रॉपरली उसके जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्कॉन्ट्रोप्लेशिया। उसके बाद पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन, बोन की एक डिजीज है, इसमें हो सकता है कॉक्स वगैरह। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस, पोरस बोन जिसमें होती है, ठीक है, वीक बोन होती है, उसके अंदर कॉक्स वगैरह के चांसेस होते हैं। कैपिटल कॉक्स वगैरह ओकेजनली सीन इन सीवियर ओस्टियोआर्थराइटिस एंड लेग पर्थिस डिजीज, ठीक है। जो कैपिटल कॉक्स वगैरह है ये किसमें हो सकता है? ओस्टियोआर्थराइटिस में आपको मिल सकता है, और उसके अलावा लेग पर्थिस डिजीज के अंदर ये दिखने में मिलता है। आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। उसके बाद एटियोलॉजी ऑफ कॉन्जेनिटल कॉक्स वेरा। कॉन्जेनिटल कॉक्स वेरा की एटियोलॉजी क्या हो सकती है? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ कॉन्जेनिटल कॉक्स वेरा रिमेन्स अननोन, ठीक है। इसकी जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक पता नहीं है, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न अभी तक अननोन है। मैनी हाइपोथेसिस हैव बीन प्रपोज्ड, मैकेनिकल इंट्रायूट्राइन स्ट्रेस अफेक्टिंग हिप डेवलपमेंट। कुछ जो हाइपोथेसिस अभी तक बने हैं जिसकी बेसिस पे कॉन्जेनिटल कॉक्स वेरा को उन्होंने क्लासिफाई किया, उन्होंने कहा कि मैकेनिकल इंट्रायूट्राइन स्ट्रेस, अगर यूट्रस के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस हो, ठीक है, मैकेनिकली उसके ऊपर दबाव हो, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ हिप, हिप की जिस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पे अगर उसके ऊपर प्रेशर हो, उस टाइम पे कॉक्स वेरा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। A vascular necrosis involving proximal femoral physis head and neck, अगर अवस्कुलर नेक्रोसिस हो जाए, ठीक है, यानी कि किसी वजह से जो फिमोरल नेक है, प्रॉक्सिमल फिमोरल नेक है, उसकी ब्लड सप्लाई हेड की या नेक की या एपिफाइशियल प्लेट जो है उसकी ब्लड सप्लाई किसी वजह से कंप्रोमाइज हो जाए, कंप्रोमाइज होने की वजह से उस स्पेसिफिक एरिया की डेथ हो जाए, तो उसको बोलते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि ब्लड अक्लूजन की वजह से, वेसल की अक्लूजन की वजह से उस जगह के स्पेसिफिक एरिया की डेथ होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कॉक्स वगैरह के चांसेस हैं। मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज कॉजिंग डेफिशिएंट और अ डिले इन द नॉर्मल ओसिफिकेशन प्रोसेस, कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज या एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज जो हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक कॉजेज में क्या है कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होगा तो बोन की जो डेवलपमेंट है, बोन की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस के अंदर जिस टाइम पे बोन जो होती है वो अग्रेसिवली प्रोलिफरेट कर रही होती है, उस टाइम के दरमियान अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो उस बच्चे के अंदर या कोई एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज चल रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका जो नॉर्मल ओसिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो हैम्पर होगा, तो उस कंडीशन में भी कॉक्स वगैरह के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल फेमोरल कार्टिलेजिनस फाइसिस, इसमें क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल फेमोरल कार्टिलेजिनस फाइसिस है
वो अब नॉर्मली डेवलप होगी, ठीक है। यानी कि जो ग्रोथ प्लेट है वो नॉर्मल नहीं होगी, वो अब नॉर्मल डेवलपमेंट होगी उसकी। मे बी जो उसका मीडियल पोर्शन है उसकी ग्रोथ कम हो रही हो, जो उसका लेटरल पोर्शन है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो, जिसकी वजह से जो एंगल है वो कम होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिकली टिश्यू इन दिस डिफेक्ट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज with irregular cell arrangement and ossification within it is atypical. माइक्रोस्कोपिकली इन टिश्यूज को अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंट ऑफ कार्टिलेज, उसमें कार्टिलेज आपको मिलेगी विद इरेगुलर सेल अरेंजमेंट, और उसके अलावा इसमें जो सेल अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होगी, ठीक है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है ना, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोक्सिमल फेमोरल कार्टिलेजिनस फॉसिस। जब एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि माइक्रोस्कोपिकली उस टिश्यू को अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको कौन से डिफेक्ट नजर आएंगे कि बोन के अंदर आपको एक तो कार्टिलेज मिलेगी विद इरेगुलर सेल अरेंजमेंट, और उसकी जो सेल अरेंजमेंट होगी वो भी इरेगुलर होगी, एंड ओसिफिकेशन विद इन इट इज एटिपिकल, और उस एरिया में जो ओसिफिकेशन होगी, जो बोन फॉर्मिंग प्रोसेस चल रहा होगा वो एटिपिकल होगा, यानी कि एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। टिपिकल होता है नॉर्मली जो ओसिफिकेशन प्रोसेस हो रहा हो, एटिपिकल मींस नॉर्मल नहीं है, थोड़ा नॉर्मल से हट के हो रहा है कोई प्रोसेस। मेटाफाइसियल बोन इज ऑस्टियोप्रोटिक, जो मेटाफाइसियल प्लेट है, ठीक है, मेटाफाइसियल बोन है, उसकी अगर ऑस्टियोप्रोसिस हो जाए, पोरस बोन हो जाए, ठीक है, वीक हो जाए, तो उस कंडीशन में कॉक्स वगैरह हो सकता है। इट्स ट्रेबिकली बीइंग अट्रोफिक, जो ट्रेबिकुले हैं वो अगर अट्रोफी हो जाए उनकी। When walking is begun, the forces that the femoral neck must withstand are increased, यानी कि उन फोर्सेस के अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट नेक को विथस्टैंड करना होता है, जिनके अगेंस्ट नेक ने अपनी फोर्स लगानी होती है, अगर वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कॉक्स वेरा डेवलप हो सकता है। एंड बिकॉज द नेक इज वीक, वेरस डिफॉर्मिटी ग्रेजुअली डेवलप्स, और उस ड्यूरेशन के दरमियान जो फिमोरल नेक होती है वो वीक होती है। अगर वो फोर्सेस उसके हाथ से ज़्यादा होंगी, यानी कि जितना वो बर्दाश्त कर सकती है उससे ज़्यादा होंगी, तो वो नेक को आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। जिसको नेक जिस वक्त वो नेक को मोल्ड करेंगी तो उस कंडीशन में, उस सूरत में क्या होगा, कॉक्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज द नेक इज वीक, वेरियस डिफॉर्मिटी ग्रेजुअली डेवलप्स, नेक वीक होती है और फोर्सेस के अगेंस्ट वो विथस्टैंड नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से वेरियस डिफॉर्मिटी जो होती है वो स्लोली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है यस भाई? सर। प्रेजेंटेशन, अब जो कॉक्सवेरा का पेशेंट होगा वो किस तरह प्रेजेंट होगा। प्रेजेंटेशन, अफेक्टेड चिल्ड्रन जनरली प्रेजेंट बिटवीन 1 to 6 ईयर ऑफ एज, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे वो 1 से 6 साल की एज में प्रेजेंट होंगे। यूजुअली प्रेजेंट विद गेट एबनॉर्मेलिटीज, वो किस वजह से उनको लाया जाएगा कि ये नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहे, जब ये चलते हैं तो इनके जो वॉक करने का स्टाइल है, वो जो गेट्स हैं वो एबनॉर्मल है, लिंपिंग गेट हो सकते हैं, वाटलिंग गेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेंटनबर्ग साइन इज कॉमनली इलिस्टेड इन द अफेक्टेड हिप और हिप्स, ठीक है। जो ट्रेंटलिंग बर्ग साइन होगा वो देखा जाएगा अफेक्टेड हिप के ऊपर या दोनों हिप्स के ऊपर। शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब, ट्रेंटलिंग बर्ग साइन क्या चीज़ है ये हम आगे देख लेते हैं। उसके अलावा जिस लिम्ब का कॉक्स वगैरह होगा, जिस लिम्ब के अंदर ये डिफॉर्मिटी होगी, वो वाला जो लिम्ब होगा वो शॉर्ट होगा एज कम्पेयर टू द अदर लिम्ब, ठीक है। इसमें क्या होगी, शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब। ट्रोकेंटर इज डिस्प्लेस्ड अपवर्ड, इसमें जो ट्रोकेंटर होगा, ट्रोकेंटर होता है कि एक एलिवेशन होती है फीमर के ऊपर, वो एलिवेशन जो होगी वो abnormally डिस्प्लेस्ड होगी अपवर्ड। डिक्रीज रोटेशन एंड एबडक्शन ऑफ द हिप, इसमें हिप की रोटेशन और एबडक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। पेन, स्टिफनेस एंड फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, और उसके अलावा पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, ठीक है। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर इसमें डेवलप होंगे, जिसकी वजह से जो लिम्ब है वो शॉर्ट होगा। ट्रनलिंग बर्ग साइन क्या चीज़ है। नॉर्मली जिस वक्त पेशेंट वॉक करता है तो उसका जो लेवल है वो इस तरह रहना चाहिए, ठीक है। ट्रनलिंग बर्ग साइन में क्या होगा कि लेवल कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग वॉक, जिस वक्त वो चलना स्टार्ट करेगा, उसके गेट्स में एबनॉर्मेलिटी आएगी, जिसको हम ट्रनलिंग बर्ग साइन पॉजिटिव बोलेंगे।
द टर्निंगबर्ग साइन इज मोस्ट अपेरेंट ड्यूरिंग द गेट साइकिल, ठीक है। ये किस टाइम पे हम चेक करते हैं? गेट साइकिल के दरमियान। व्हेन द लेग सपोर्ट्स द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द लीजेंड साइड, द पेल्विस राइज इप्सिलेटरली, यानी कि लीजेंड साइड पे जिस टाइम पे बॉडी जो है वो वेट को बेयर करेगी, उस टाइम पे क्या होगा? इप्सिलेटली जो पेल्विस होगी वो राइज होगी। Legend side, the pelvis rises ipsilately. This presentation is more accurately a dipping of the pelvis towards the contralateral side. और इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो और ज़्यादा क्लियर कैसे होगी? जो दूसरी साइड होगी, यानी कि अफेक्टेड साइड में जो पेल्विस है वो राइज होगी, और जो उसकी कॉन्ट्रालेटरल साइड होगी, जो उसकी अपोजिट साइड होगी, नॉर्मल साइड होगी, वो क्या होगी? वो डिप करेगी, वो नीचे की तरफ झुकेगी, ठीक है। जिसकी वजह से जो टर्निंग बर्ग साइन है वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो मजीद इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आई? क्लियर सर। यस सर, आइए समझ। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? डायग्नोसिस हमने सेट करनी है हिस्ट्री के साथ। पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। पेशेंट अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएगा कि कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कोई इंजरी की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम टर्निंग बर्ग साइन देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब हमको नज़र आ सकता है, ठीक है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी कि उसके बाद हम एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। एक्सरे में हमें उसकी जो फाइंडिंग है वो नज़र आ सकती है। एक्सरे में उसका जो एंगल है वो डिक्रीज हुआ हुआ होगा, लेस देन 120 डिग्री होगा। नॉर्मल कितना होता है? 120 टू 135। Non-surgical management. Non-surgical management including spica cast, immobilization and skeletal pin traction with bed rest with generally unsatisfactory results. इसमें क्या होगा कि स्पाइका का, यानी कि हम इसमें कास्ट लगा सकते हैं। पेशेंट को एक तो इमोबलाइज करना, और दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि एक पिन को, यानी कि बोन में से गुजारेंगे, ठीक है। बोन का जो अपर पोर्शन है वहाँ से गुजारने के बाद उस पर हम ट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे और पेशेंट को बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे विद जनरली अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। लेकिन इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते, यानी कि इनका ये सारे काम करने के बावजूद कोई अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन पेशेंट जो है वो कंप्लेंट नहीं, पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा उसके साथ। उसके बाद है सर्जिकल मैनेजमेंट। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सब ट्रोकेंटेरिक ओस्टियोटोमी। इसमें क्या होगा कि जो ट्रोकेंटर होता है उसके नीचे से एक छोटा सा बोन का पीस जो होगा उसको रिमूव करेंगे। जिस वक्त बोन का पीस रिमूव होगा, बोन की जो अलाइनमेंट होगी उसको हम सीधा करेंगे, ठीक है। उसका जो एंगल है उसको हम इंक्रीज करेंगे। The treatment of choice is subtrochanteric osteotomy. Surgery can be delayed until the child is 4 or 5 years old to make internal fixation easier. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 ईयर का जो चाइल्ड है उसको लेके आए हैं, ठीक है, या 1.5 ईयर का चाइल्ड है, तो उस उनको आपने किस टाइम तक का टाइम देना है कि जब तक ये 4 से 5 साल तक का नहीं हो जाता उस टाइम तक आप वेट करें, ठीक है। जिस वक्त 4 से 5 साल तक उसकी एज हो जाएगी तो उस टाइम पे इंटरनल फिक्सेशन करना जो है वो ईजियर हो जाएगा। femoral neck shaft angle less than 90 to 100 डिग्री। इंडिकेशंस अब हम देख रहे हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट किस टाइम पे हमने करनी है। इंडिकेशंस उसकी क्या है? जिस टाइम पे फेमोरल नेक शाफ्ट एंगल जो है वो 90 से 100 तक हो जाए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कितना है? 120 टू 135। अगर वो कम होके 90 से 100 के दरमियान आ गया है तो उस टाइम पे वो सर्जिकल मैनेजमेंट की इंडिकेशन में आ गया है, यानी कि उस टाइम पे उसको हम सर्जिकली ट्रीट करेंगे। डॉक्यूमेंटेड डिक्रीज इन फेमोरल नेक शाफ्ट एंगल। पहले जब उन्होंने चेक करवाया था उस टाइम पे जो फिमोरल नेक का एंगल था उसको डॉक्यूमेंट किया गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे आया उसका 118। दोबारा जब चेक करवाया गया उस टाइम पे उसका आया 105, ठीक है। अब क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेड डिक्रीज इन फिमोरल नेक शाफ्ट एंगल। पहले जो विजिट हुआ था उस पे उसका एंगल कुछ और था, जिस टाइम पे दोबारा विजिट किया गया उस टाइम पे जो उसकी सिचुएशन थी वो मजीद वर्स हो गई, यानी कि जो एंगल था मजीद डिक्रीज हो गया।
ठीक है। तो उस कंडीशन में वो भी सर्जिकल इंटरवेंशन की इंडिकेशन है। उसके बाद ट्रेंडलबर्ग गेट्स अगर प्रेजेंट है तो वो भी सर्जिकल मैनेजमेंट की इंडिकेशन है। उसके बाद कॉक्सवेरा में कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? रिकरेंस ऑफ प्रोक्सिमल फेमोरल वेरस डिफॉर्मिटी, जो ये वेरस डिफॉर्मिटी है इसकी रिकरेंस हो सकती है, यानी कि एक दफ़ा आपने उसको ट्रीट कर दिया, ट्रीट करने के बाद ये दोबारा हो सकती है। प्रीमेच्योर फाइशियल क्लोजर रिलेटेड टू फाइशियल इंजरी एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है। जो एपीफाइशियल प्लेट है, ग्रोथ प्लेट जिसको हम बोलते हैं, ड्यूरिंग सर्जरी अगर उसको आपने इंजर कर दिया है उस ग्रोथ प्लेट को, तो उससे क्या होगा कि उस बोन की जो यानी कि फीमर की ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी, फीमर की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि बच्चों में अभी ग्रोथ हो रही होती है। अगर उस टाइम पे आपने सर्जरी की है और सर्जरी के दरमियान आपने उस प्लेट को डैमेज कर दिया, और डैमेज के बाद वो वाली बोन जो होगी वो ग्रो नहीं करेगी, उसकी लंबाई में इजाफा नहीं होगा। उसके बाद एसिटाबुलर डिस्प्लेशिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, ठीक है। अवस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, लेग लेंथ डिस्पेरेंसी हो सकती है, यानी कि दोनों लेग्स की जो लेंथ होगी उसमें डिफरेंस आ सकता है। डीजनरेटिव आर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि जो जॉइंट है उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो सकती है, डीजनरेशन हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक कोई है किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद है जीनो वैरम, एंगुलर डिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोक्सिमल टिबिया। वो हम बात कर रहे थे फीमर की, फीमोरल नेक की, ठीक है। फीमोरल नेक में एंगुलर डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, उसमें एंगल जो होता है वो कम होता है। आप जीनोवेरम में क्या है? एंगुलर डिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोक्सिमल टिबिया, ये टिबिया की डिफॉर्मिटी है। इन विच द चाइल्ड अपीयर्स बॉड लेग, इसमें जो चाइल्ड होगा जब उसका हम एक्सरे करेंगे या वैसे उसको यानी कि चाइल्ड खड़ा होगा तो उसमें आप देखें कि उसकी बॉड लेग्स होंगे, जिस तरह बोइंग हुई होती है ना, उस तरह बाहर की तरफ यानी कि उनका एंगल होगा, बाहर की तरफ वो कन्वेक्स होंगी, अंदर की तरफ वो कनकेव होंगी। कॉजेज इसकी क्या हो सकती हैं? मे बी सीन इन वन नी और बोथ नीज, ये एक नी में हो सकता है या दोनों नीज में हो सकता है, ये वाला कोक्स वेरम जिनोवेरम जो है। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी इसकी क्या है? पैथोलॉजिकल ब्लॉन्ट डिजीज हो सकती है, अफेक्ट द ग्रोथ प्लेट अराउंड द नी। इसमें क्या ब्लॉन्ट डिजीज में क्या होगा कि जो नी के अराउंड ग्रोथ प्लेट होती है वो डिफेक्टिव होगी। जब ग्रोथ प्लेट डिफेक्टिव होगी, एक साइड की उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है, और यानी कि लेटरल साइड की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल हो रही है, और मीडियल साइड की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो गई है, वो कम हो गई है या रुक गई है, ठीक है। जब लेटरल साइड से तो बोन ग्रो करती जाएगी, जब लेटरल साइड से बोन ग्रो करेगी तो वो मीडियल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मीडियल साइड पे ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस उससे क्या होगा? एंगुलर डिफॉर्मिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा रिकेट्स में भी उसी तरह की डिफॉर्मिटी होती है। लेटरल लिगामेंट लेग्जिटी, अगर लेटरल लिगामेंट में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी ये वाली सेम प्रॉब्लम आ सकती है। कॉन्जेनिटल सूडो आर्थरोसिस ऑफ टिबिया occurs when a broken bone fails to heal after a fracture unless intervention is performed, ठीक है। सूडो आर्थरोसिस ऑफ टिबिया में क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ है, फ्रैक्चर होने के बाद उसको आपने फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद जितना टाइम लगता है बोन को हील होने के लिए उतना टाइम आपने दिया, उससे ज़्यादा टाइम देने के बावजूद क्या हुआ है कि वो बोन आपस में प्रॉपरली हील नहीं हो सकी, ठीक है, प्रॉपरली आपस में वो यूनाइट नहीं हो सकी। तो उस बोन को आपस में यूनाइट करवाने के लिए आपको दोबारा सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है कॉक्सवेरा, कॉक्सवेरा की वजह से ये वाली डिफॉर्मिटी हो सकती है ड्यू टू ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ अपर टिबिया। अगर अपर टिबिया की ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि एपिफाइसिस की अगर ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी, जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक साइड की ग्रोथ जो है वो ठीक हो रही है और यानी कि लेटरल साइड की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो रही है, ठीक है, और मीडियल साइड की ग्रोथ अब नॉर्मल हो रही है, यानी कि कम हो गई है या बिल्कुल रुक गई है, तो उस कंडीशन में जिनोवेरम हो सकता है। इन्फेक्शन लाइक ओस्टियोमाइलाइटिस, अगर बोन की इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, टिबिया की इन्फेक्शन हो गई है जिसको ओस्टियोमाइलाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन, तो उस कंडीशन में जिनोवेरम हो सकता है। ट्यूमर्स अफेक्टिंग द लोअर एंड ऑफ द फीमर एंड अपर एंड ऑफ द टिबिया,
और वो वाले ट्यूमर्स, वो वाली मैलिग्नेंसीज जो कि लोअर एंड ऑफ फीमर को इफेक्ट कर रही हूँ और अपर एंड ऑफ टिबिया को इफेक्ट कर रही हूँ, उस कंडीशन में जीनोवेरम के चांसेस होते हैं। ये इसकी नॉन काजेज है, इनमें से कोई भी कॉज जो है वो जीनोवेरम कॉज करवा सकती है। Causes in adults may be sequel to childhood deformity and if so usually cause no problem। यानी कि अगर adults के अंदर आपको मिल रही है जीनोवेरम तो ये childhood deformity की वजह से हो सकती है और ये usually कोई problem cause नहीं करवाती। However, if the deformity is associated with joint instability, अगर जो डिफॉर्मिटी है अडल्ट के अंदर वो जॉइंट इंस्टेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि चाइल्डहुड से प्रॉब्लम है और साथ में आप उसको जॉइंट की जो जॉइंट जो है वो उसका स्टेबल नहीं है, दिस कैन लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट। तो इस कंडीशन में यानी कि जो पेशेंट है उसको चाइल्डहुड प्रॉब्लम थी, जैसे जैसे वो यानी कि अडल्ट एज में आया उसकी ये डिफॉर्मिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर तो उसके जॉइंट जो हैं वो स्टेबल हैं देन नो प्रॉब्लम, ये वाली जो जीनोवेरम है उसको प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर जीनोवेरम के साथ साथ उसका जो जॉइंट है वो स्टेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अनस्टेबल जॉइंट कैन लीड टू ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट के जो जॉइंट है उसकी वो इन्फ्लेमेशन काज करवा सकता है। जब इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ कोर्स पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा, पेशेंट से चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अदर कॉजेज क्या हो सकती हैं अडल्ट्स के अंदर, फ्रैक्चर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर और अपर पार्ट ऑफ द टिबिया विद मेल यूनियन, फीमर के लोअर पार्ट का फ्रैक्चर हो जाए या टिबिया के अपर पार्ट का फ्रैक्चर हो जाए और जब उसको आप फिक्स किया जाए, फिक्स करने के बावजूद वो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, यानी कि जिस तरीके से उसको एक दूसरे के साथ यूनाइट होना चाहिए वो यूनाइट ना हो, उसको हम बोलते हैं मेल यूनियन। उस कंडीशन में जीनोवेरम हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस में यानी कि अगर जो नी जॉइंट है उसमें आप इन्फ्लेमेशन है, ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उस कंडीशन में हो सकता है। डिजीज ऑफ द बोन सच एज रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया मोस्ट कॉमन है, ठीक है। बच्चों में रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी की वजह से और जो अडल्ट हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया उसकी वजह से जीनोवेरम हो सकता है। अदर बोन सॉफ्टनिंग डिजीज सच एज पेजेट्स डिजीज, उसके अलावा जो दूसरी बोन सॉफ्टनिंग डिजीज है जिसमें पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन है इसमें आपको जीनोवेरम मिल सकता है। इसमें डिफॉर्मिटी कुछ इस तरह की होगी, अगर बाइलेटरल है तो वो यूजुअली जो होगी फिजियोलॉजिकल होगी, ठीक है। अगर यूनिलेटरल है तो वो यूजुअली कैसी होगी, पैथोलॉजिकल। यूनिलेटरल में आप देखें इस जॉइंट की आप कंडीशन देखें, ये प्रॉपरली इस जॉइंट में कोई आपको एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही है, अगर इसमें आप देखें तो इसमें आपको एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो लिगामेंट है उसकी लेक्सेशन हुई हुई है, ये वाला आप देखें इसमें जॉइंट्स के अंदर कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, ये फिजियोलॉजिकल है। Physiological development Ginoverum commonly occurs in children. Bored legs in a toddler is very common. Toddlers के अंदर ये वाली जो bored leg है वो बहुत common होगी. When a child with bored leg stands with his or her feet together, there is a distinct space between the lower legs and knee. जिस वक्त जो बच्चा होगा वो अपने जो फीट होंगे उनको आपस में मिला के खड़ा होगा, यानी कि अफेक्टेड किड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस जब वो अपने दोनों फीट्स को आपस में मिला के खड़ा होगा तो उसके जो नी जॉइंट्स होंगे उनके दरमियान अच्छी खासी स्पेस होगी, ये देखिए। जब वो अपने फीट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिला के खड़ा होगा तो उसके नी जॉइंट्स के दरमियान में अच्छी खासी एक स्पेस होगी। नॉर्मली स्पेस बहुत कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अच्छी खासी स्पेस होगी, नॉर्मल से ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगी। His or her feet together, there is a distinct space between the lower legs and knee. This may be result of either one or both of the legs curving outwards. Walking often exaggerates the board appearance. ठीक है, ये ये वाला जो कंडीशन है, अगर आप बच्चे को कहें कि अपनी टांगें जो है वो अपने फीट्स जो है उनको आपस में मिला के खड़ा हो तो आपको दरमियान में स्पेस नजर आएगी, ठीक है।
ये वाली जो स्पेस है या तो एक लेग के डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकती है या दोनों लेग्स की डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकती है। एक लेग की डिफॉर्मिटी हो तो वो यूजुअली मोस्ट कॉमनली पैथोलॉजिकल होती है, दोनों लेग्स की हो तो मोस्ट कॉमनली वो फिजियोलॉजिकल होती है। ठीक है, जिस टाइम पे वो पेशेंट वॉक करेगा उस टाइम पे ये वाला जो दरमियान टांगों के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा एग्जेजरेट हो जाएगा, अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेजुअली करेक्टेड स्पॉन्टेनियसली एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे जो चाइल्ड होगा वो ग्रो करेगा, ये वाली जो डिफॉर्मिटी है स्लोली इम्प्रूव होती जाएगी, स्लोली डिक्रीज होती जाएगी। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि डिफॉर्मिटी इज यूजुअली गार्डेड फ्रॉम सिंपल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें इसमें हमने क्या करना होता है कि सिंपल ऑब्जर्वेशन से इसको पिक करना है। बायलेटरल जीनोवेरम कैन बी रिकॉर्डेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द नीज विद पेशेंट स्टैंडिंग एंड हील्स टचिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि बायलेटरल जीनोवेरम को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी देखना है कि वो जो प्रॉब्लम है वो वर्स तो नहीं हो रही। उसमें क्या करना है कि उस पेशेंट को कहना है कि अपनी हील्स जो है उनको आपस में मिला के रखिए और उसके नीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने मेजर करना है। इंटरनल रोटेशन इज आल्सो कॉमन इन टोटलर्स एंड frequently occurs in combination with both legs। इसमें क्या होगा कि इंटरनल रोटेशन हो सकती है, यानी कि जो लेग है वो इंटरनली रोटेट करेगी, जो फीट है वो सामने से मीडियल साइड की तरफ रोटेट करेगा। और ये यूजुअली किस टाइम पे होता है, ये किसके कम्बिनेशन के साथ हो सकता है, बोर्ड लेग्स के कम्बिनेशन के साथ हो, यानी कि जिसमें लेग की बोइंग भी हो ये वाली। ठीक है, और उसके अलावा जो फीट है यानी कि जो लेग है वो मीडियल साइड की तरफ रोटेट भी हो। द डिफॉर्मिटी typically do not cause pain, इस डिफॉर्मिटी की वजह से कोई पेन वगैरह नहीं होगा। ड्यूरिंग एडोलेसेंट adulthood however persistent bowing can lead to discomfort in hips, knees and or ankle because the abnormal stress that the curved legs have on the joints। अगर तो यानी कि बचपन में ये वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा ये वाली डिफॉर्मिटी जो है ये खुद ब खुद करेक्ट होती जाती है। अगर ये वाली जो डिफॉर्मिटी है ये परसिस्ट करे, ये खुद ब खुद करेक्ट ना हो, तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, ठीक है, और वो एडोलेसेंस एज तक पहुंचेगा, अडल्टहुड में पहुंचेगा, उस टाइम पे क्या होगा कि उसके नीज और हिप जॉइंट के ऊपर जो एक अबनॉर्मल स्ट्रेस रहती है उस स्ट्रेस की वजह से डिस्कम्फर्ट होगी, उस स्ट्रेस की वजह से पेशेंट को पेन हो सकती है। ठीक है, और पेशेंट डिस्कम्फर्ट की वजह से आपके पास आ सकता है। इसकी हमने डायग्नोसिस कैसे सेट करनी है, पेशेंट हिस्ट्री देगा कि उसको ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बचपन से है। ठीक है, या कैसे अगर बचपन से कंजेनिटल है तो वो बता सकता है कि जब से ये इसने चलना स्टार्ट किया उस टाइम से इसकी टांगों के दरमियान ये इस तरह का जो डिफरेंस है। ठीक है, उसके अलावा अगर पैथोलॉजिकल है तो पेशेंट बताएगा कि उसको चोट लगी थी, चोट लगने के बाद उसकी जो टांग है उसका जो ये वाला जो एक स्पेसिफिक शेप है ये बन गई है। ठीक है, वो इस वजह से हो सकता है, लेग्जिटी हो सकती है जो लिगामेंट है उसकी। हिस्ट्री से आपको पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन से आप देख लेंगे कि पेशेंट की जो दोनों टांगें हैं उनके दरमियान में यानी कि नी जॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंस है, जब वो हील्स को उसने आपस में मिलाया हुआ होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों नी जॉइंट के दरमियान आपने डिस्टेंस को मेजर करना है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसके बाद पेशेंट के एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे के ऊपर हमको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी। नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे, physiological genome nearly always spontaneously corrects itself as the child grows। जो फिजियोलॉजिकल होता है यानी कि जो बच्चों में होता है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पॉन्टेनियसली यानी कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद वो जो डिफेक्ट होता है वो ठीक होता जाएगा। दिस यूजली अकर्स बाय द एज ऑफ 3 to 4 years। ये वाला जो काम है, ठीक है, ये खुद ब खुद यानी कि 3 से 4 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये वाली डिफॉर्मिटी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ब्लॉन्ट्स डिजीज की वजह से जो जीनोवर्म होगा डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव if the disease is caught early। treatment with brace may be all that is needed। ठीक है, अगर तो इस डिजीज को आपने डायग्नोस कर लिया है, डायग्नोस करने के बाद आपने लेबल कर दिया है कि ये ब्लॉन्ट्स डिजीज है, और ब्लॉन्ट्स डिजीज की वजह से क्या हो रहा है कि कर्विंग हो रही है टिबिया की,
ठीक है। उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, ब्रेस अप्लाई कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत है तो। ब्रेसिंग इज़ नॉट इफेक्टिव हाउएवर विद एडोलेसेंट विद ब्लॉन्ट्स डिजीज। अगर तो जो पेशेंट है वो अडल्ट है, उसके अंदर ब्रेसिंग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें जो बोन है वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है। बच्चों के अंदर क्योंकि बोन ग्रोथ कर रही होती है, बोन जो होती है वो कम्पैक्ट नहीं हुई होती, उस टाइम पे उनके अंदर जो ब्रेस है वो काम करेगा। लेकिन इन केस ऑफ अडल्ट, उनकी बोन ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है, ऑलरेडी कम्पैक्ट हो चुकी होती है, उनके ऊपर अगर आप ब्रेस लगाते भी हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। अनट्रीटेड infantile Blount's disease or untreated rickets results in progressive worsening of the bowing in later childhood and adolescence। अगर ब्लॉन्ट्स डिजीज की, यानी कि एक तो हमने देखा है कि फिजियोलॉजिक जीनोवाम होगा, दूसरा हो सकता है या तो रिकेट्स की वजह से हो गया है या ब्लॉन्ट्स डिजीज की वजह से हो गया है। अगर इन्फेंटाइल यानी कि इन्फेंसी के अंदर ब्लॉन्ट्स डिजीज हुई है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया, या रिकेट्स हुई है उसको आपने ट्रीट नहीं किया, तो उसकी वजह से जो लेग की बोइंग है वो स्लोली वर्स होती जाएगी। फॉर चिल्ड्रन विद रिकेट्स द कंडीशन कैन बी मैनेज्ड विद मेडिकेशन। अगर बच्चे को रिकेट्स है, उसमें आपको पता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, तो आपने विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स देनी है। तो उससे क्या होगा, वो जो रिकेट्स की साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको हम मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट अब इसका क्या है, physiological genome in rare instances, physiological genome in the toddler will not completely resolve। यानी कि बहुत रेयर चांस है कि टोटलर के अंदर, जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल जीनोम हुआ है, वेरम हुआ है, वो खुद ब खुद रिजॉल्व नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करना है, एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बोइंग मे कॉज द चिल्ड्रन एंड फैमिली टू हैव कॉस्मेटिक कंसर्न। और जिस वक्त जो बच्चा है वो अडल्ट हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे उसकी फैमिली को या उस पेशेंट को खुद को कंसर्न हुआ है कि वो, उसकी जो लुक है वो इस बोइंग ऑफ द लेग्स की वजह से बड़ी एबनॉर्मल लग रही है, या उसकी लुक के ऊपर उसका कोई इफेक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे वो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए सर्जरी करवाएगा। इफ द डिफॉर्मिटी इज सीवियर इनफ देन सर्जरी टू करेक्ट द रिमेनिंग बोइंग मे बी नीडेड। अगर सर्जरी अगर फिजियोलॉजिक जीनोवेरम की वजह से जो डिफॉर्मिटी है वो सीवियर है, उस कंडीशन में भी जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वो इंडिकेटेड है। बाकी जो मोस्टली फिजियोलॉजिकल जेनोवेरम है, अगर वो परसिस्ट करे तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो परसिस्ट करे, तो उस कंडीशन में जो सर्जरी होगी वो मोस्टली कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होगी। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉन्ट्स डिजीज। इफ बोइंग कंटिन्यू टू प्रोग्रेस इन अ चिल्ड्रन विद इन्फेंटाइल ब्लॉन्ट्स डिजीज डिस्पाइट द यूज ऑफ ब्रेस, सर्जरी विल बी नीडेड बाय द एज ऑफ 4 ईयर। अगर ब्लॉन्ट्स डिजीज की वजह से जो लेग का एंकल है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बोइंग हो रही है लेग की, तो उस कंडीशन में आपने ब्रेस अप्लाई करने हैं। अगर ब्रेस अप्लाई करने के बावजूद उसका एंकल जो है वो मज़ीद डिटोरेट हो रहा है, जो कंडीशन है वो मज़ीद वर्स हो रही है, तो उस कंडीशन में आपने और एट द एज ऑफ 4 ईयर, यानी कि 3 से 4 साल, 4 साल तक की जब उसकी एज होगी, तो आपने सर्जरी प्लान कर लेनी है। सर्जरी में स्टॉप फर्दर वर्सनिंग एंड प्रिवेंट्स परमानेंट डैमेज टू द ग्रोथ एरिया ऑफ द शिन बोन। शिन बोन यानी कि ये, इसने सर्जरी के दरमियान क्या होगा कि जो मज़ीद वर्सनिंग हो रही है, ठीक है, उसको आप एक तो स्टॉप कर सकते हैं, और परमानेंट डैमेज जो हो रहा है ब्लॉन्ट्स डिजीज की वजह से ये नी जॉइंट का, ठीक है, उसको आप रोक सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स ड्यू टू एडोलेसेंट ब्लॉन्ट्स डिजीज रिक्वायर सर्जरी टू करेक्ट द प्रॉब्लम। जो बच्चे और ओल्डर चिल्ड्रन हैं उनके अंदर बोर्ड लेग्स ड्यू टू एडोलेसेंट ब्लॉन्ट्स डिजीज, यानी कि एडोलेसेंट ब्लॉन्ट्स डिजीज की वजह से उनकी जो लेग हैं उनके अंदर बोइंग आई है, तो उनमें क्या होगा, रिक्वायर सर्जरी टू क्रैक द प्रॉब्लम। यानी कि अगर जो बोइंग ऑफ द लेग है वो सीवियर है, तो उस कंडीशन में उनमें आप सर्जरी रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद है रिकेट्स। सर्जरी में आल्सो नीडेड फॉर चिल्ड्रन विद रिकेट्स whose deformity persists despite proper management with medication। बच्चा है, ठीक है, उसको रिकेट्स हुआ, रिकेट्स की वजह से उस बोइंग ऑफ द लेग्स हुई, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको मेडिकेशन के साथ ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर तो मेडिकेशन के साथ उसकी जो सिम्टम्स थे, उसकी जो बोइंग ऑफ द लेग थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दी, देन नो नीड फॉर सर्जरी।
अगर मेडिकेशन देने के बावजूद उसका जो एंगल है वो डिटेरियोरेट हो गया, बोइंग ऑफ द लेग जो है वो इंक्रीज होती गई, परसिस्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में फिर उसके लिए भी सर्जरी रिकमेंडेड है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर सर।